तो आइए अब हम इस बात को समझते हैं कि आखिरकार हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स किस तरीके से बेंजीन से रिप्लेसमेंट करके बनाए गए हैं। ये आपके पास क्या है, बेंजीन है, जो कि इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये तो एकदम ऐसी कहानी है कि जो आप पहले से ही जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यदि हम यहाँ पर क्या करते, रिप्लेस 2 कार्बन हाइड्रोजन बाय NH, तो एक कंपाउंड तो यहां पर आपका बन जाएगा और वह कंपाउंड कुछ ऐसा नजर आएगा इस तरीके का, और जिसका नाम हो जाएगा पायरोल, ठीक है। देखो यहां पर 6 कार्बन थे, तो आपने क्या किया, 6 कार्बन में से 2 कार्बन को हटा दिया और एक नाइट्रोजन को वहां पर रिप्लेस कर दिया उसकी जगह, ठीक है। ऐसे ही आपके पास यहां पर रिप्लेस बाय ऑक्सीजन एटम, तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको हम कहते हैं फ्यूरेन। ऐसे ही फिर आपके पास रिप्लेस सल्फर, तो यहां पर आपके पास बन जाएगा थायोफीन, और फाइनली रिप्लेस देखो यहां पर 2CH नहीं करना है, यहां पर ओनली 1CH करना है और रिप्लेस बाय N करना है, नाइट्रोजन के साथ रिप्लेस करना है। तो यहां पर आपके पास जो कंपाउंड बन जाएगा वह है इस तरीके से बन जाएगा पिरिडीन। तो मेनली आपकी जो केमिस्ट्री है हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, वो इन्हीं 4 कंपाउंड्स की स्टडी होती है। बाकी हम पढ़ेंगे और भी कंपाउंड्स, इंडोल हो गया, क्यूनोलिन हो गया, वो सारी भी रिएक्शंस की बात करेंगे, लेकिन मेनली जो केमिस्ट्री है वो यही केमिस्ट्री है, पायरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, पिरिडीन। तो जिसमें हम सबसे पहले अपनी आप केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पायरोल केमिस्ट्री, ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में अपना पहला हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसकी हमें स्टडी करनी है, नाम है पायरोल। हम लोग पायरोल की स्टडी करने जा रहे हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात हमारे पास ये है कि आखिरकार पायरोल की केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या क्या है। यहां पर हमें टोटल 3 बातों को एक एक करके स्टडी करना है, जिसमें सबसे पहली बात होगी बेसिक इंट्रोडक्शन। इसका हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास जो अगला होगा वह होगी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें मेनली जो हम हैं रिएक्शंस के साथ डील करेंगे। जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होगा आपका वो रिएक्शंस के साथ डील हो रहा होगा, ठीक है। और फाइनली जो बात है वो है आपके पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि आखिरकार पायरोल को प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। मेनली इन 3 टॉपिक को स्टडी करना है। एक बार अगर आप एक हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना सीख जाओगे, वैसे ही आपको नेक्स्ट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में स्टडी करना है और फिर आपको नेक्स्ट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में स्टडी करना है। तो इसीलिए पायरोल की केमिस्ट्री को हम बहुत ही आराम से एक एक रिएक्शन के साथ डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड मैकेनिज्म सीखेंगे, सारी बेसिक से हायर जो भी बातें हो सकती है वो करेंगे, क्योंकि फिर जो नेक्स्ट वाले हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आएंगे उसमें हम इतना ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे होंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार उसमें हम और कैसी कैसी कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते थे, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपनी हेडिंग बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ तो
बेसिक इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यदि आपके पास बेंजीन है, फिर सुनिए, यदि आपके पास बेंजीन है और इस बेंजीन से आपने क्या किया, आपने यहां पर 2 कार्बन H को हटाया और यहां पर NH से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। मतलब ये हटाया और ये लगाया, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, पायरोल आ जाएगा। यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, पायरोल आ जाएगा। ये वाली बात है। ये कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, ये मतलब कोई आपके रिएक्शन नहीं हो रही, जस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ एटम है। फिर यहां पर आप नोट करके लिख सकते हैं, ये कोई भी रिएक्शन नहीं है, जस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ एटम है। ऐसा मत समझ लेना कि यहां पर रिएक्शन करके ये यहां से ये बन रहा होगा। यहां पर हमने क्या किया, इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो यहां पर इस कहानी को और अच्छे से समझते हैं। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर भी आपके पास कार्बन CH है, यहां पर भी आपके पास कार्बन CH है। तो इतने वाले पार्ट को आपने यहां पर हटा दिया है, इतने वाले पार्ट को यहां से हटाकर आपने NH को लगा दिया है। देखो, तो ये कोई रिएक्शन नहीं है, जस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ एटम है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे ये तो पायरोल का स्ट्रक्चर है, मतलब इतना हमने पढ़ चुका है कि कम से कम आपको पायरोल का स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो चुका होगा। ठीक है, अब हम एक बात समझ सकते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर ये पायरोल है, ये पायरोल है, ये पायरोल है। अगर हम यहाँ पर क्या करें, CH हटाओ और N लगाओ। ठीक है, ऐसे ही एक और बार मैं यहां पर लिख देता हूं, CH हटाओ N लगाओ। देखना बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं इस वाले CH की, इस वाले CH को हटाकर अगर आप N लगाओगे, यहां पर NH, यहां पर N और ऐसा बन जाएगा। तो आपको एक पायरोल का ही डेरिवेटिव दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही अब इस बार जो मैं बात करूंगा वह इस वाले CH की बात करूंगा, इस वाले CH की। तो जब आप इसको हटाओगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर NH, यहां पर N और इस तरीके से बन जाएगा। तो ये भी आपके पास क्या है, पायरोल का डेरिवेटिव है। ये जो पायरोल का डेरिवेटिव होता है इसका नाम होता है पायराजोल, और ये जो पायरोल का डेरिवेटिव होता है इसका नाम होता है इमिडाजोल। सुना होगा आपने। तो और ये दोनों ही आपके पास क्या हैं, पायरोल डेरिवेटिव। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी है जो कि बस आपको ध्यान रखनी है, अपने तक किसी को बताना कुछ नहीं है। ठीक है, ये वाली बात हो चुकी है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम मेनली अपनी पायरोल की केमिस्ट्री ही की बात करते हैं। हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो पायरोल के बारे में ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पायरोल के बारे में हम लोग एक बात सीखते हैं, 1H NMR सिग्नल कि आखिरकार हमारे पास जो NMR होता है उसमें पायरोल कितने सिग्नल दिखाने वाला है। तो एक बार पायरोल के स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो, यही होता है पायरोल का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पर अगर हम H दर्शा दें, यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, H है और यहां पर भी H है, और ये H तो था ही। तो NMR सिग्नल की बात हो रही है, तो जितने आपके पास डिफरेंट तरह के H होंगे, जो उनका एनवायरनमेंट होगा, उतने तरह के डिफरेंट सिग्नल आएंगे। तो यहां से जो वैल्यू आती है इस वाले की जगह, ये जो डेल्टा वैल्यू होती है ये 10 ppm होती है। वहीं पर यहां पर जो इस वाले हाइड्रोजन के लिए वैल्यू आती है, डेल्टा वैल्यू 6.5 ppm होती है, और इस वाले हाइड्रोजन के लिए जो डेल्टा वैल्यू आती है वो 6.1 ppm होती है। ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर में आप डिटेल से समझोगे इसको, बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जो इसके 1H एनएमआर की सिग्नल की जो वैल्यू आती है वो कितने 3 सिग्नल की वैल्यूज आती है।
ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आपको यहाँ पर इस वैल्यूज के साथ देखने को मिलते हैं। ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको ध्यान रखना है। दिस इज द फर्स्ट बात। अब अगर पायरोल में हम सेकंड बात करते हैं, पोजीशन लोकेट करते हैं इसकी, ये बहुत जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए पायरोल में फर्स्ट पोजीशन कहाँ है, सेकंड पोजीशन कहाँ है, थर्ड कहाँ है, क्योंकि जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आता है तो हम वहां पर उसको पोजीशन से ही समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो पोजीशन स्टार्टिंग होती है वो इस हेटेरो एटम से स्टार्ट होगी। ये 1 है, फिर यहां से 2 कर सकते हो या यहां से 2 कर सकते हो, कहीं से भी 2 कर सकते हो। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड ये 5 है। ये आपके पास यहां पर इसकी पोजीशन होती है। फिर सुनिए, हेटेरो एटम से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं और फिर एडजेसेंट पे जाते हैं, किसी पे भी जा सकते हो। अब आप यहां से एक बात निकाल सकते हो कि 2 और 5 पोजीशन क्या है, इक्विवेलेंट है, और 3 और 4 पोजीशन क्या है, इक्विवेलेंट है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब सेकंड और फिफ्थ पोजीशन दोनों ही सेम है। इलेक्ट्रोफाइल चाहे आप सेकंड पे लगाएं या फिफ्थ पे, बात एक ही कहलाएगी। वैसे ही थर्ड और फोर्थ पोजीशन भी आपकी क्या है, इक्विवेलेंट है। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। आप इस नंबरिंग को यहां से भी शुरू कर सकते थे, ये 1 तो यहीं से करना पड़ेगा, हेटेरो एटम से ही करना पड़ेगा, 2 यहां जाएगा, 3 यहां, 4 यहां, 5 यहां। दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि सेकंड फिफ्थ के साथ इक्विवेलेंट है और थर्ड फोर्थ के साथ इक्विवेलेंट है। एक बेसिक आइडिया आपको मिल चुका है। दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बेसिक इंट्रोडक्शन में एक इंटरेस्टिंग बात पढ़ेंगे, रेजोनेंस बनाना, कि आखिरकार पायरोल के अंदर किस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे और उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हम एक मेन बात निकालेंगे, और वही मेन बात जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसके अंदर बार बार रिपीट होने वाली है। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पायरोल। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पायरोल में। बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, पायरोल का, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहली जो बात कर रखी है वह हमने 1H NMR सिग्नल से रिलेटेड बात कर रखी है कि आखिरकार वैल्यूज क्या रहेंगी। दूसरी जो हमने बात कर रखी है वो यहां पर पोजीशन लोकेट करने से रिलेटेड कर रखी है। अब जो हम तीसरी बात करने जा रहे हैं वह रेजोनेंस से रिलेटेड होगी। हम लोग पायरोल में रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे और फिर हम उससे अपना एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे। देखो, हमारे पास पायरोल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, यहां पर ऐसा, यही होता है आपके पास पायरोल का स्ट्रक्चर। अब इसमें हमें रेजोनेंस बनाना सीखना है। जरा ध्यान से आप बात को समझना। मैं अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूंगा तो मेरा सबसे पहले ध्यान इस लोन पेयर पर होगा और इस डबल बॉन्ड पर होगा। अगर आप इतने वाले पार्ट को जरा ध्यान से गौर से देखोगे तो आपको ये कुछ नजर आ रहा होगा, A डबल बॉन्ड B C पर लोन पेयर। और आपको ये भी अच्छे से पता है कि लोन पेयर मूवमेंट ज़्यादा अच्छा करता है किससे, डबल बॉन्ड से। तो हमेशा कहाँ से कहाँ एरो जाएगा, लोन पेयर से जाएगा डबल बॉन्ड की तरफ। तो बस अगर इतनी बात आप समझ चुके हो तो अब हम पायरोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर हमारे पास पायरोल है, ये सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, लोन पेयर है। तो अब बस आपको यहाँ पर एरो की डायरेक्शन बहुत ध्यान से दिखानी है। ये वाला यहाँ पर जाएगा तो ये यहाँ पर जाएगा। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर NH, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड, तो N पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज। इसकी प्रैक्टिस हमने बहुत ज़्यादा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय, रेजोनेंस के पढ़ते समय कर रखी थी। तो अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें हैं, अगर आप ऑर्गेनिक के स्टूडेंट हो तो कभी भी आपको बनाना आना ही चाहिए। फिर क्या करोगे आप, देखो A डबल बॉन्ड B C पर नेगेटिव, अब नेगेटिव यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर पहले तो ये वाली चीज़ आपके पास एज इट इज़ ऐसी ही है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर
नेगेटिव। आ रही बात समझ में? फिर क्या होने वाला है, ये वाला नेगेटिव यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो अब आप कैसे बनाने वाले हो, अब आप कुछ इस तरीके से बनाने वाले हो, देखना जरा ध्यान से। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको आप ऐसे कर लो, इसको ऐसे, ये डबल बॉन्ड यहाँ रहने दो, इस डबल बॉन्ड को यहाँ ले आओ, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर H और यहाँ पर पॉजिटिव। पॉजिटिव अभी भी बना रहेगा क्योंकि जब भी कोई एक एटम अपनी वैलेंसी से एक ज़्यादा बनाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता ही है। और फिर आप कैसे करने वाले हो, फिर आप इस वाले को यहाँ चलाओगे, इसको यहाँ चलाओगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये NH है, यहाँ पर तो पॉजिटिव रहेगा ही, ये ऐसा जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव, और फाइनली आपके पास ये नेगेटिव यहाँ और ये यहाँ। तो आपके पास कुछ फिर से पहले जैसा ही स्ट्रक्चर आ जाएगा। देखो आ रहा है क्या? तो आप यहाँ से यहाँ तक ये बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे? हम मतलब जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा क्योंकि वो तो आइडेंटिकल हो चुका है उसके साथ। आ रही बात समझ में? तो ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह लो, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कह लो, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कह लो, जो मर्जी कहना है कह लो। आप इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। बहुत डिफरेंट नाम से ये जाना जाता है। अब अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, रेजोनेंस हाइब्रिड। इन सब का यदि मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बना के तैयार करता हूं तो एक्चुअली आपको इसमें दिख क्या रहा है, आपको इन सब जगह नेगेटिव दिख रहा है कार्बन एटम्स पर और पॉजिटिव दिख रहा है नाइट्रोजन एटम्स पर। तो इसका इस तरीके से आपके पास ऐसा आ जाएगा, यहां पर आपके पास क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है, मेन जगह पर। और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और इस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को देखकर आप ये पता लगा पा रहे हो बहुत अच्छे से, अगर आप बताओगे तो ये जो आपके पास रिंग है, ये रिंग कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रखने वाली रिंग है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, और क्योंकि अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ये रिंग अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रखने वाली है तो आप बता सकते हो इस पर जो अटैक फेवरेबल होगा, इस पर जो अटैक फेवरेबल होगा वह अटैक फेवरेबल किसका होगा, वह अटैक फेवरेबल इलेक्ट्रोफाइल का होगा। क्योंकि हमेशा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कर रहा होता है। क्या आपको इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है? बताइए, क्या आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है? तो आपको जो मैं पहले बात समझा रहा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, तो कहीं ना कहीं अब आपको इस एग्जांपल से समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हम फ्यूरेन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही थायोफिन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, आपको वहां पर उस रिंग पर पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखाई देगा, तो आप अपने आप ही बता पाओगे कि यहाँ पर इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सामने अटैकिंग रिएक्ट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल ही होगा। अब एक सवाल और आता है मेरे दिमाग में कि आखिरकार अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो किस पोजीशन पर अटैक फेवरेबल होगा? फेवरेबल बोले तो ज्यादा वो अटैक करने के लिए इच्छुक कहां होगा? आपके पास कौन कौन सी पोजीशन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जिसमें से 2 और 5 इक्विवेलेंट हैं, जिसमें से 2 और 5 इक्विवेलेंट हैं और 3 और 4 इक्विवेलेंट हैं। तो कहां कहां पर अटैक कर सकता है? देखो, अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो आपके पास 3 पर नेगेटिव आ रहा है, 5 पर नेगेटिव आ रहा है, 2 पर नेगेटिव आ रहा है, 4 पर नेगेटिव आ रहा है, मतलब इन सभी पोजीशन पर नेगेटिव आ रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा वह 3rd एंड 2nd पोजीशन पर क्या होगा? 2nd पोजीशन पर
फेवरेबल होगा, मतलब दोनों ही पर अटैक कर सकता है। देखो मैं फोर्थ और फिफ्थ की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि फोर्थ तो थर्ड के साथ इक्विवेलेंट है और फिफ्थ सेकंड के साथ इक्विवेलेंट है। अब यहां से भी सवाल आता है कि थर्ड और सेकंड में मेजर प्रोडक्ट कहां बनेगा और माइनर प्रोडक्ट कहां बनेगा। सेकंड थर्ड दोनों पर अटैक कर सकता है, लेकिन मेजर कहां माइनर कहां, इस बात के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मैं पूरा एक टॉपिक बताऊंगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन पायरोल, तो किस तरीके से वो वहां पर जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जहां पर प्रदान होगी वहीं पर अटैक होगा, उस बात को अपन समझेंगे। लेकिन मुझे बताओ, क्या आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आया? क्या आपको रेजोनेंस हाइब्रिड समझ में आया? रेजोनेंस हाइब्रिड से क्या आपको ये बातें समझ में आई और उससे दिमाग में थोड़ी सी बात ये समझ में आ रही है, थर्ड और पोजीशन पर अटैक कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा करेगा ही, कर सकता है, क्योंकि हमें नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। अरे हमने पढ़ रखा है यार, जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब वहां पर अटैक ज्यादा होगा। अब यहीं से एक सवाल भी बन जा रहा है कि सर इन दोनों में मेजर कौन सा होगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट रेजोनेंस की कहानी। अब हम एक बात और कर लेते हैं, वह बात हमारी क्या है, वह बात हमारी बेसिक कैरेक्टर से रिलेटेड है। तो आइए अब हम बात करते हैं पायरोल की अगली बेसिक रिएक्शन की। देखो हम बेसिक इंट्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जस्ट अभी रेजोनेंस की बात की। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर, देखो अगर हम बेसिक कैरेक्टर ऑफ पायरोल की बात करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि पायरोल इतना अच्छा बेस नहीं होता, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। देखो बात समझते हैं, हमारे पास यहां पर क्या है, इस तरीके से पायरोल है, ठीक है, ये पायरोल है आपके पास, लोन पेयर है। अब हम बेसिक कैरेक्टर से क्या समझते हैं, इस लोन पेयर के डोनेशन को, ये जो आपके पास लोन पेयर अवेलेबल है, इस लोन पेयर का डोनेशन जितना अच्छा होगा, डोनेशन जितना अच्छा होगा, बेस भी उतना अच्छा होगा, ये तो बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने डिटेल में ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, ठीक है। लोन पेयर का डोनेशन जितना अच्छा होगा, बेसिक कैरेक्टर भी उतना ही अच्छा होगा। चलो बात समझ में आ रखी है। अब एक बात आपको और समझनी पड़ेगी, वो बात क्या समझनी पड़ेगी कि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर आपके पास डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, बोले तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्योंकि ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए इसकी जो अवेलेबिलिटी है डोनेशन की वो क्या होगी, कम होगी। इसी वजह से हम पायरोल को इतना अच्छा बेस नहीं कह सकते। याद करो हम लोगों ने जब जीओसी में बेसिक कैरेक्टर की बात की थी तो हमने बात की थी, अगर हमारे पास दो तरह के लोन पेयर हैं, एक लोकलाइज्ड है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता और एक डीलोकलाइज्ड है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो लोकलाइज्ड वाले का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड, क्योंकि यह लोन पेयर कहां जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा। जरा देखो ध्यान से, हम लोगों ने इस तरीके से इसके रेजोनेंस की बात की थी। अब क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसकी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम एक रीजन तो ये दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर जो होते हैं उसकी वजह से उसका बेसिक कैरेक्टर कम होता है। एक तो पॉसिबल रीजन ये है। दूसरा पॉसिबल रीजन अगर मैं देना चाहूं तो दूसरा पॉसिबल रीजन मैं ऐसे भी दे सकता हूं, ये आपके पास यहां पर इस तरीके से पायरोल है। अब हम यहां पर क्या करें, इस पायरोल को H+ खिलाकर, इस पायरोल को H+ खिलाकर क्या बना देंगे, इसका कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि बेस है और अगर हम H+ खिला रहे हैं तो यहां पर इसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, और यहां पर आप H बना दो और यहां पर आप प्लस बना दो। तो ये आपके पास पायरोल एज अ बेस वर्क कर रहा था और यहां पर ये आपके पास क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। अब कहानी समझिएगा, ये जो आपके पास कॉन्जुगेट एसिड आपने बनाया है, ये कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल नहीं है। देखो
क्या ये कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल है? तो हम बोलेंगे क्योंकि ये कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल नहीं है इसीलिए यह स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है। और हमें पता है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड के कॉरस्पॉन्डिंग जो इसका बेस रहा होगा वह बेस कैसा रहा होगा? वीक बेस रहा होगा। ये बात आपको बहुत हद तक अच्छे से समझ में आ रही होगी। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, और पॉजिटिव चार्ज अगर स्टेबल नहीं है तो हम यह आराम से कह सकते हैं यह स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है। अगर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता तो ये वीक कॉन्जुगेट एसिड होता, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका बेस होता वह स्ट्रॉन्ग बेस होता। दिस इज द कहानी जो हम लोग बहुत पहले पढ़ रखे हैं जीओसी के टाइम। इसमें तो आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें पायरोल का थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर पे भी प्रकाश डालना था, बात करनी थी, इसलिए हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। क्लियर एकदम अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शंस ऑफ पायरोल। 5th नंबर जो हमारे पास है बेसिक इंट्रोडक्शन में, रिएक्शंस ऑफ पायरोल। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि पायरोल अगर आपके पास है तो पायरोल की जो सिग्नेचर रिएक्शन है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पायरोल की जो सिग्नेचर रिएक्शन है, सिग्नेचर बोले तो जो हमेशा ये दिखाता ही दिखाता है, वह होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यदि हम तड़पाने वाली कंडीशंस पैदा कर दें, तड़पाने वाली कंडीशंस, तो उन तड़पाने वाली कंडीशन पे क्या हो जाएगा? उन तड़पाने वाली कंडीशन पे आपका ये एडिशन भी देगा, आपका ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देगा, मतलब सब तरह की रिएक्शन देना स्टार्ट ही कर सकता है। अरे भाई, अगर कोई चोर चोरी कबूल नहीं कर रहा है तो उसको 3 डिग्री टॉर्चर इसीलिए दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है ताकि वह ना करते भी कबूल कर ले। ऐसा ही होता है हमारी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में कि जब आपके पास नॉर्मल कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तो एबनॉर्मल कंडीशंस पैदा कर दो। तड़पाने वाली कंडीशन से मेरे कहने का मतलब है पूरा का पूरा एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये जिस तरह की रिएक्शन शो करते हैं वो ESR रिएक्शन होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार हमें कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उनके बारे में इस चैप्टर में, इस पार्ट में स्टडी करना है। तो एक हम पूरा का पूरा चार्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग सबसे पहली रिएक्शन पढ़ेंगे विल्समेयर हैक रिएक्शन, विल्समेयर हैक रिएक्शन। दूसरी जो रिएक्शन होगी वो आपके पास होगी मैनिच रिएक्शन, मैनिच रिएक्शन। तीसरी जो रिएक्शन होगी वो होगी रीमर-टीमन रिएक्शन, फेवरेट रिएक्शन है ये तो, रीमर-टीमन रिएक्शन। चौथी जो रिएक्शन होगी वो होगी हॉवेन-हॉश सिंथेसिस, हॉवेन-हॉश सिंथेसिस। फिफ्थ है नाइट्रेशन, सिक्स्थ है सल्फोनेशन। देखो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन तो आपको पुरानी याद आ रही होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, लेकिन बाकी ये सब भी रिएक्शन होती हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल्स होती हैं जो कि हम पायरोल में पढ़ने वाले हैं। फिर है आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन और फाइनली गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन हैं जिनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल में स्टडी करेंगे। एक एक रिएक्शन का हम लोग डिटेल्ड ओवरव्यू लेंगे, मैकेनिज्म की बात सीखेंगे, क्या रिएजेंट कंडीशंस होती हैं, क्या प्रोडक्ट होता है, सबके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। अब हमारे पास एक लास्ट बात रह जा रही है, वही क्वेश्चन कि सर आपने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पर फेवरेबल है, हमें ये भी समझ में आ चुका है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही दिखाते हैं,
और लेकिन अभी हम कंफ्यूज है कि सर सेकंड और थर्ड में से मेजर कहां बनेगा, या फिर यूं कह लो कि सेकंड इक्विवेलेंट टू 5 है और थर्ड इक्विवेलेंट टू 4 है, तो रिएक्टिविटी आपकी सबसे ज्यादा कहां रहने वाली है। तो उस क्वेश्चन को अपन समझते हैं अटैक इन इलेक्ट्रोफाइल में कि आखिरकार पायरोल में किस पोजीशन पर वो सबसे ज्यादा अटैक करने के लिए रेडी रहने वाला है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल अटैक इन पायरोल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इलेक्ट्रोफाइल अटैक इन पायरोल। ठीक है, देखो समझते हैं बात क्या है। सबसे पहले हम यहां पर एक बार पायरोल का स्ट्रक्चर फिर से बनाते हैं। क्या है आपके पास पायरोल का स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा है। ये वाली पोजीशन आपके पास नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। जहां पर आपके पास सेकंड जो पोजीशन है 5th के साथ इक्विवेलेंट है और थर्ड पोजीशन है वो 4th के साथ इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये वाली बातें हमने सबसे पहले पोजीशन के बारे में कर रखी हैं। अब अगर हमें समझना है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पायरोल में, तो हमें 2 केसेस लेने पड़ेंगे। तो दोनों ही केसेस को हम बारी बारी समझते हैं। एक तो सबसे पहला केस है अटैक ऑन सेकंड पोजीशन। एक बार हम सेकंड पोजीशन पर अटैक करवा कर देखते हैं। और जो दूसरा केस होने वाला है वह हमारे पास होने वाला है अटैक ऑन थर्ड पोजीशन। 4th और 5th पोजीशन की हम बात नहीं करने वाले, क्योंकि 5th पोजीशन सेकंड के साथ इक्विवेलेंट है। जैसा कारनामा सेकंड के साथ आएगा वैसा ही 5th के साथ हो रहा होगा, और 4th पोजीशन थर्ड के साथ इक्विवेलेंट है। इन दोनों ही कंडीशन को अपन ध्यान से देखते हैं। जरा देखना, सबसे पहले मैं यहाँ पर पायरोल का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेता हूँ। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर एकदम अच्छे से। ये वाली पोजीशन आपके पास सेकंड है, ये वाली पोजीशन आपके पास थर्ड है। सबसे पहले आपको जो अटैक करवाना है वो सेकंड पर करवाना है। तो अगर मैं एरो का डायरेक्शन ऐसे दे दूं, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आपको अच्छे से पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। पाई बॉन्ड अपने आप को पोलराइज कर लेता है इन फ्रंट ऑफ अटैकिंग यूनिट ताकि रिएक्शन को बढ़ावा मिल सके। तो यहां पर रिएक्शन को बढ़ावा ही मिल रहा है, यहां पर रिएक्शन को बढ़ावा ही मिल रहा है। तो देखो ये यहां पर अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आ जाए तो पक्की बात है जो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए वो यहां पर आना चाहिए, है ना। इतना तो हमें यार नॉलेज होना चाहिए कम से कम बेसिक। तो यहां पर NH है, यहां पर ऐसा है, यहां पर आपने E और H ऐसे बना दिया, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि जब इस जगह नेगेटिव आएगा तभी तो इलेक्ट्रोफाइल चिपक पाएगा। तो सेकंड पोजीशन पर हमने अटैक करवा दिया, क्योंकि हम सेकंड पोजीशन के अटैक को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब अगर आप इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ कर पा रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या कहानी है। इसको आप यहां लेके जा सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता नहीं है। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, E, यहां पर H, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इस वाली जगह पर आपके पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहां पर एक और बात हो सकती है, एक और बात क्या हो सकती है कि यहां पर आपके पास क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां जा सकता है। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, या फिर हम इसको थोड़ा यहां पर बना लेते हैं। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पर NH, यहां ऐसे, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड थाई, और यहां पर आ जाएगा E, यहां पर आ जाएगा H। ये आपके पास यहां पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। फिर से ध्यान से देखिए, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। वहीं पर अगर मैं थर्ड पोजीशन पर देखता हूं, तो वही सेम कहानी करते हैं। फिर से एक बार बताइए कैसे कर सकते हैं। यहां पर आपके पास N है, यहां पर H है, यहां पर इस तरीके से हो चुका है। अब बताओ, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर ऐसे, और यहां पर क्या आ चुका है, इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है। इस बार फिर से हम वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएंगे। ये पोजीशन थर्ड था, ये पोजीशन सेकंड था। इस बार हमें इलेक्ट्रोफाइल थर्ड पर चिपकाना है। यहाँ पर NH है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे थाई, यहाँ पर E आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास,
पॉजिटिव रहेगा। यहां पर क्या रहेगा आपके पास, इस जगह पर इस बार पॉजिटिव रहेगा। और अगर आप इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हो तो ये लोन पेयर आप यहां पर ऐसे ले जा सकते हो इस जगह पर, तो आप यहां पर कुछ इस तरीके का ड्रॉ कर पाओगे। डबल बॉन्ड, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर H, यहां पर E और यहां ऐसा आ जाएगा। जगह अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहां पर आपके पास दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो बस कहानी खत्म हो चुकी है। जब आप सेकंड पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पा रहे हो तो आपके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। जब आप थर्ड पोजीशन पर अटैक करवा रहे हो तब आपके पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं व्हेन वी अटैक इलेक्ट्रोफाइल ऑन सेकंड पोजीशन वी गेट मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हेंस मतलब यह है यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, बनने वाले इंटरमीडिएट की यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा है। और हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, जब भी कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू होकर जाती है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो रिएक्शन उतनी ज्यादा जल्दी भी जाएगी और प्रोडक्ट ज्यादा भी बनेगा। तो अगर हम एक ओवरऑल ऑर्डर बताएं, अगर हम यहां पर प्रायोरिटी ऑर्डर बताएं, प्रायोरिटी ऑर्डर एक्सप्लेन करें तो हम बोल सकते हैं सेकंड और फिफ्थ तो इक्विवेलेंट है, इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है और फिर आपके पास थर्ड की रिएक्टिविटी है। दिस इज द फाइनल पाथ जो कि आपको ध्यान रखना है। तो आपका वो वाला डाउट एकदम क्लियर हो चुका है। पहले हमने ये बात की थी कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फेवरेबल है, हमने ये बात नहीं की थी कहां पर ज्यादा फेवरेबल है। अब हम वो बात कर रहे हैं कि ज्यादा कहां फेवरेबल है। यहां पर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा रही होगी, जिसकी वजह से सेकंड पोजीशन या फिर इक्विवेलेंट टू फिफ्थ पोजीशन ज्यादा रिएक्टिव होती है एज कंपेयर टू थर्ड और फोर्थ पोजीशन के। बोलिए क्या आपको ये क्लियर हुआ? आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है ध्यान में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आपके सामने पायरोल होगा, सामने आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होगा, आपको बस वहां पर ये पता होना चाहिए किस पोजीशन पर रिएक्शन फास्ट होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट जैम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां से बिल्कुल अच्छे से आइडिया मिल चुका होगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं एक एक रिएक्शन का डिटेल्ड ओवरव्यू। यहां पर हम सबसे पहले रिएक्शन पढ़ेंगे विल्समेयर-हैक रिएक्शन।